को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ वो है अर्बन सोशियोलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया। इसमें आपको ये देखना है कि किस तरह से भारत में अर्बन सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब 1919 के बाद से जब मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू होता है, तो बेसिकली उसके बाद से ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो आपको थंबनेल से ही समझ में आया होगा कि आप इसमें ये पढ़ेंगे कि अर्बन सोशियोलॉजी का जो स्टडीज हुआ, ठीक है, अध्ययन हुआ, वो भारत में वो किस तरह से आगे बढ़ा। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन स्टडीज इन इंडिया, आपको यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। समझ में आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे पहले मैंने जो अर्बन स्टडीज के कुछ थिंकर्स बताए, जैसे मैंने विक्टर एस डिसूजा के बारे में बताया है, एमएस राव के बारे में बताया है कि उनका जो काम अर्बन स्टडीज पे है, तो उनका भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी कि उन लोगों ने भी और क्या क्या काम किया है। वो चूंकि पूरा डेवलपमेंट आपको बताया जाएगा अर्बन स्टडीज का, तो आप समझ जाएंगे चीज़ों को। और ये सोर्स मैंने मेंशन नहीं किया है, पर सोर्स मैंने इग्नू के नोट्स को ही आधार बना करके और 2-4 जगह से कुछ कुछ और चीज़ें लेकर के मैंने आपका ये मटेरियल तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। समझ में आने पे लाइक ज़रूर करिएगा। अब आपको ये दिख रहा है कि आपको पढ़ना क्या है, अर्बन सोशियोलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया। भारत में किस तरह से नगरीय समाजशास्त्र का विकास हुआ, कैसे आगे बढ़ा ये विषय। क्योंकि सोशियोलॉजी के बहुत सारे सब स्ट्रीम है ना, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, जेंडर, एनवायरमेंट, कल्चर, रिलीजन, बहुत सारे सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, हम बहुत सारे सोशियोलॉजी के सब स्ट्रीम को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर अर्बन सोशियोलॉजी के ग्रोथ को आपको समझाने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। तो अर्बन सोशियोलॉजी इज वेरी यंग ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इन सोशल साइंस डिसिप्लिन। इसको एक यंग ब्रांच के रूप में माना जाता है, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि बहुत साल से हम अर्बन सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, नहीं, ये बहुत यंग ब्रांच है सोशियोलॉजी का। आगे देखते हैं जो पैट्रिक गिडिस थे। पैट्रिक गिडिस का नाम हम कहाँ और पढ़े हैं, याद करिए। पैट्रिक गिडिस का नाम हम वहाँ पढ़े हैं जब हमने आपको बताया कि किस तरह से हिस्ट्री एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में समाजशास्त्र का विकास कैसे होता है, उसमें हमने पैट्रिक गिडिस को पढ़ा है ना। पैट्रिक गिडिस ही ऐसे पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारत में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ओपन किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ओपन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो पैट्रिक गिडिस का नाम वहां हम लेते हैं। और फिर पैट्रिक गिडिस के बाद अगर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो जीएस घुरिये हैं। पैट्रिक गिडिस ने जीएस घुरिये को ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग दिलवाई, और उसके बाद से पैट्रिक गिडिस का आगे का काम जीएस घुरिये ने संभाला। डिपार्टमेंट पे फोकस करने का काम, डिपार्टमेंट को रिच करने का काम, नॉट ओनली डिपार्टमेंट को रिच करने का काम, इवन सोशियोलॉजी को इंडिया में एस्टैब्लिश करने का काम जीएस घुरिये जैसे महान समाजशास्त्रियों ने किया है। तो पैट्रिक गिडिस ने जब शुरुआत की, तो पैट्रिक गिडिस वॉज बेसिकली अ टाउन प्लानर एंड सोशियोलॉजिस्ट। ये टाउन प्लानर थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स इनको लाए थे टाउन के प्लानिंग को लेकर के। तो बेसिकली ही वॉज टाउन प्लानर एंड सोशियोलॉजिस्ट, एंड जैसा मैंने पहले बताया, established the first department of sociology in the University of Bombay in 1920। समवेयर आपको 1919 मिलेगा, सम जगह आपको, कुछ जगहों पे आपको 1920 भी मिलेगा। और उन्होंने अर्बन स्टडीज की शुरुआत की। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की सिटीज और सिटी लाइफ के बारे में। जो सिटीज, जो शहर हैं और जो शहरी जीवन है, उस पे इनका अटेंशन शुरू हुआ। इनके अकॉर्डिंग, पैट्रिक गिडिस के अकॉर्डिंग, सिटीज आर अ कंक्रीट इमेज ऑफ सिविलाइजेशन। इन्होंने सिटीज को क्या डिफाइन किया कि सिटीज आर अ कंक्रीट इमेज ऑफ सिविलाइजेशन, एक सभ्यता का ये कंक्रीट इमेज है। ही इनिशिएटेड
फ्यू अर्बन स्टडीज, इन्होंने कुछ अर्बन स्टडीज की शुरुआत की एंड ही रोट अराउंड 40 टाउन प्लानिंग रिपोर्ट्स इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ऑलमोस्ट 40 टाउन प्लानिंग रिपोर्ट्स पे लिखा है। कब से कब तक? बिटवीन 1914 टू 1924, बिटवीन 1914 टू 1924 he wrote almost 40 टाउन प्लानिंग रिपोर्ट्स इन इंडिया। आप देख लीजिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से अर्बन सोशियोलॉजी की नींव पड़ती है इंडिया में, ठीक है। Although Patrick Geddes initiated this studies, but this area was still neglect. मैंने बताया कि पैट्रिक गिडिस ने इसकी नींव रखी, शुरुआत की, सिटीज पे अध्ययन किया, शहरों पे अध्ययन किया, शहरी जीवन पे अध्ययन किया, बट स्टिल ये जो फील्ड था अर्बन सोशियोलॉजी का वो समहाउ नेग्लेक्ट रहा, मतलब कुछ अनछुए पक्ष रह गए, बहुत सारे रह गए। इसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन वॉज दैट द सोशियोलॉजिस्ट ऑफ दैट एरा थॉट दैट देयर इज नो नीड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बताया, प्लीज मेरे वीडियो को, अगर आप मेरे सही के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे हर वीडियो को सुना करिए, बिकॉज ऑलमोस्ट देयर आर को रिलेशन बिटवीन द ईच एंड एवरी वीडियोस। तो आपको थोड़ा सा वीडियोस जानना समझना पड़ेगा हर वीडियोस को, क्योंकि मैंने बताया, जब मैंने एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया मैंने बताया था तो उसमें मैंने एक डिबेट बताया था, एक डिबेट हुआ था कि क्या होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, रूरल सोशियोलॉजी होना चाहिए या अर्बन सोशियोलॉजी होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट रूरल सोशियोलॉजी पे स्टक किए थे, कुछ सोशियोलॉजिस्ट अर्बन स्टडीज पे स्टक किए थे, कुछ का कहना था कि देयर इज नो नीड ऑफ डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है बिटवीन द रूरल सोशियोलॉजी एंड अर्बन सोशियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन का रेट है, द अर्बनाइजेशन रेट इज नॉट टू मच हाई, बहुत ज़्यादा रेट हाई नहीं है अर्बनाइजेशन का, एंड स्टिल द ट्रेडिशनल सिटीज़ एंड विलेजेस एग्जिस्ट। और आज भी हमारे यहाँ, मतलब उस दौर की मैं बात कर रही हूँ जब 1919 और 20 का दौर था, उस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ कि उनका कहना था कि ट्रेडिशनल सिटीज़ एंड विलेजेस आर हाई इन अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो सो वी हैव टू go through the such type of discipline in which we have to study both urban and rural sociology. There is no need of distinction between the urban and rural sociology. ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा था। और इस चीज को किसने मेंशन किया है? एमएसए राव ने। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एमएसए राव को मैंने ऐसे ब्रैकेट में क्यों किया है कि इस कोड को पैट्रिक गिडिस ने जो स्टडी किया, इसको एमएसए राव ने अपनी किताब में बताया है। ठीक है, मैं ऑलवेज आई एम गिविंग रेफरेंसेस, रेफरेंस जरूरी है, आपको पता होना। अब आगे बढ़ते हैं हम। ब्रश तो सेलेक्ट कर लूं, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना कहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे थोड़ा और, इन 1950s द 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स, इस 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स की चर्चा मैंने पहले भी किया है, जो डिसूजा और कोसाम्बी को जो मैंने बताया उसमें 3 ट्रेंड्स रिपोर्ट्स भी बताई है। इन 1950s द 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स कमीशन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल, यहाँ पर वो कवर कर लिया था इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। द 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स कमीशन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR हैव रिव्यूड द लिटरेचर ऑफ अर्बन स्टडीज इन इंडिया। अब 1950 के दौर में क्या होता है, 1950 में 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स आती है, इसको याद रखिएगा, सॉरी 3 ट्रेंड्स रिपोर्ट आती है। ये 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स क्या की है, इसने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टडीज इससे पहले हुई, मतलब 1950s के पहले जो अर्बन स्टडीज हुई होंगी उसको इसमें मेंशन किया गया, मतलब और कौन कौन सी अर्बन स्टडीज पहले हो चुकी है। और इस चीज को डिसूजा ने 1974 में अपने वर्क में एंड कोसाम्बी ने 1994 में अपने वर्क में इस चीज को मेंशन किया, इस 3 ट्रेंड रिपोर्ट को। ओके, ये रिपोर्ट क्या बताती है? दिस रिपोर्ट शोज दैट हाउ फार स्टडीज इन ईच एरिया हैव बीन डन। मैंने पहले बताया रिव्यू लिटरेचर है तो मतलब कि हर टॉपिक में कौन कौन से काम पहले ही हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक में, सब अर्बन स्टडीज के टॉपिक है, लाइक
urbanization, city and religion, urban functions, urban internal structure, emerging urban system, urban social organization, urban social problem and urban planning. इन सब पे क्या क्या काम हो चुका है? नगरीय नियोजन पे, नगरीय सामाजिक संगठन पे, नगरीय आंतरिक संरचना पे, शहर और धर्म पे, नगरीय जो प्रकार्य होते हैं उनमें, जो एमर्जिंग सिस्टम है अर्बन का उस पे, इन सब पे क्या क्या काम हो चुका है 1950 से पहले, इस 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, 3 ट्रेंड रिपोर्ट्स के बारे में आप समझ गए। Social scientists began to show real interest in urban studies after 1951 सेंसस रिपोर्ट। याद रखिए कि 1919 में पैट्रिक गिडिस के समय से थोड़ा सा स्टडी होना शुरू हुआ। असली जो इस पे काम होना शुरू हुआ अर्बन स्टडीज पे भारत में शहरी अध्ययन कब से शुरू हुए? 1951 के सेंसस आने के बाद। ठीक है, दिस इज द लैंडमार्क लाइन। ये ऐसा लाइन है जिसको हमें याद रख लेना होगा कि ऑलमोस्ट 1951 के बाद से जो कौन सा सेंसस आता है, 1951 का सेंसस आता है, उस रिपोर्ट के आने के बाद से सोशल साइंटिस्ट जो थे उनका इंटरेस्ट अर्बन स्टडीज की तरफ जाता गया। आखिर क्या ऐसा हुआ 1951 के सेंसस रिपोर्ट में? ये हुआ कि 1951 का जो सेंसस रिपोर्ट था, 1951 का जो सेंसस रिपोर्ट था, उसमें अर्बन पॉपुलेशन को हाई ग्रोथ दिखाया गया कि मतलब देयर इज हाई ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। दिखाया गया 51 के सेंसस में कि इंडिया में तो बहुत तेजी से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और उस समय फिर कौन कौन काम में लग गए अर्बन स्टडीज के? अर्बन स्टडीज में कौन कौन लग गया? मैक्स वेबर, आर्नोल्ड टाइनबी, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घूरिये, राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजुमदार एंड गिडन सॉसबर्ग इनको बोलते हैं। इतने लोग, ऑलमोस्ट अभी कई नाम मैंने नहीं लिया है, इतने लोग अब स्टडीज में लग गए। और ये मेंशन कहाँ हुआ है? ये बात हुआ है डिसूजा ने 1974 में अपने राइटिंग्स में ये चीज बताई है। ओके, देखिए आप यहाँ पर दो चीज पढ़ ले रहे हैं एक साथ। आप अर्बन स्टडीज का डेवलपमेंट भी पढ़ ले रहे हैं और साथ में हर जो थिंकर का कंट्रीब्यूशन है अर्बन स्टडीज में वो भी आप यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। तो एक पन दो काज जिसको कहा जाता है कि एक तीर से डबल वार करना, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप अर्बन स्टडीज के ग्रोथ को भी समझ जाएंगे और मेनली जो अर्बन सोशियोलॉजिस्ट ने अपने कंट्रीब्यूशंस दिए आप वो भी समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोफेसर जीएस घूरिये का हम लोग कंट्रीब्यूशंस देखते हैं कि आप जानते हैं कि ये पैट्रिक गिड्स के सक्सेसर रहे। पैट्रिक गिड्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे, उस डिपार्टमेंट को आगे चलाने का काम किसने किया? जीएस घूरिये ने किया। और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अर्बन सिचुएशन इन इंडिया में, कि इंडिया में क्या है अर्बन सिचुएशन, उस पर इनका काम बहुत ज़्यादा था। मन से इन्होंने काम किया। एंड ठीक है, और क्या हुआ ये पता नहीं क्या चीज आ गई, मैं बैक कर देती हूं। यस, ये ब्रश ले लो। ओके, तो वर्क ऑन द कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। याद रखिएगा, देखिए जीएस घूरिये की मेथोडोलॉजी क्या थी, ऑलरेडी जीएस घूरिये के वीडियो में डिस्कस हो चुका है। उनकी मेथोडोलॉजी इंडोलॉजिकल एस्पेक्ट थी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थी, कंपैरेटिव स्टडी थी। ये सब पे उनका जो मेथोडोलॉजी था, मतलब अध्ययन अध्यापन के जो तरीके थे उनके, वो मेथोडोलॉजी जो थी वो ये सारी थी। तो इन्होंने कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, मतलब हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी को लेकर के इन्होंने अर्बनाइजेशन का स्टडी करना शुरू किया। He focused on ecological, political and cultural aspect of ancient medieval cities in the context of civilization in his article Cities of India। रट लीजिए, ये Cities of India आर्टिकल किसका है? जीएस घूरिये का है। इस आर्टिकल में एकदम जब आप जीएस घूरिये के ये आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इन्होंने इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल
एस्पेक्ट को लिया है। कहाँ लिया है? एंशियंट और मेडिवल सिटीज़ में। जो एंशियंट सिटीज़ रही होंगी, जो मेडिवल सिटीज़ रही होंगी, मतलब एंशियंट प्राचीन भारत के दौर में, मध्यकालीन भारत के दौर में जो शहर रहे होंगे उसका इन्होंने स्टडी किया, क्योंकि इनकी मेथोडोलॉजी ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बेस्ड थी। आगे बढ़ते हैं, मैक्स वेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैक्स वेबर ऑफर्ड अ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ सिटीज। इन्होंने भी शहरों का तुलनात्मक और ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। ठीक है, किस पे? मेनली कास्ट एंड इंडियन सिटीज स्टडीज। ये कास्ट को और इंडियन सिटीज का कंपैरेटिव स्टडी किए। कास्ट से इंडियन सिटीज को इन्होंने कंपैरिजन किया है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, कास्ट ऑब्स्ट्रक्टेड द इमर्जेंस ऑफ सिटीजनरी, सोशल एंड लीगल इक्वालिटी, ऑटोनॉमी ऑफ मॉडर्न इंडियन सिटीज। इन्होंने बताया कि किस तरह से कास्ट रोल प्ले करता है एमर्जेंस ऑफ सिटीजनरी, किस तरह से जो शहरों का विकास हुआ है उसको रोकने में किस तरह से जाति रोल प्ले कर रही है। इस पे मैक्स वेबर का काम है। इसी तरह सोसबर्ग हैं, SJOBERG, सोसबर्ग। 1964 में इनकी स्टडी आती है। इन्होंने क्या किया है? categorizes Indian cities into pre-industrial and industrial only on the basis of industrialization process। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को आधार बना करके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को आधार बना करके इन्होंने भारतीय नगरों को दो भागों में बांटा, प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इसी का क्रिटिसिज्म आगे MSA राव करते हैं। देखिए यहां पर आपको मिलेगा, तो छोटा कर दूं मैं इसको, ठीक है। MSA राव आगे इसका क्रिटिसिज्म करते हैं आगे चल करके 1974 में। ये बोलते हैं कि ही रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ सोसबर्ग, ये सोसबर्ग की थ्योरी को रिजेक्ट किए एंड ओपन दैट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सिंगल प्रोसेस। इन्होंने बताया कि जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो सिर्फ एक प्रक्रिया का परिणाम नहीं। जैसे सोसबर्ग ने कहा कि औद्योगिकीकरण ही जिम्मेदार है नगरीकरण के लिए, the only industrialization process is responsible for the urbanization process। MSA राव ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है एंड ही ओपन दैट कि अर्बनाइजेशन इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स टू। और भी कई कारक जिम्मेदार हैं भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइमबी ने क्या बताया? टाइमबी स्टडीज द लोकेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल सिटीज। जो कैपिटल सिटीज, जो राजधानी शहर रहे हैं, वो कब कब उनका क्या लोकेशन रहा, उनकी क्या शिफ्टिंग रही, उन सब के बारे में टाइमबी ने एक्सप्लेन किया है। रेडफील्ड और सिंगर, इनका भी कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं। रेडफील्ड का कंट्रीब्यूशन ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन पे, इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का कंसेप्ट बताया है। तो इन्होंने ये भी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन इन इंडियन सिटीज। ओके, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, हम सभी राधा कमल मुखर्जी को जानते हैं। ये क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं और ये वैल्यूज पे, इनको फादर ऑफ वैल्यू कहा जाता है, मूल्य समाजशास्त्र के पिता। ठीक है, तो इनिशिएटेड सोशल इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इंडियन सिटीज एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो सब दौर आपको 51 के बाद का मैंने बताया। अब 71 का सेंसस आता है। 1951 का सेंसस आया, उसके बाद ये ग्रोथ हुई, फिर 61 छोड़ दीजिए, 71 का सेंसस आता है दोबारा से, और इसमें रैपिड मतलब हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इसमें नगरीय जनसंख्या का बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाई दिया कि कितनी तेजी से नगरीय जनसंख्या विकसित की। और इस वजह से अगेन सोशियोलॉजिस्ट का अटेंशन किस तरफ गया? अर्बन स्टडीज की तरफ, और दोबारा से एक भीड़ लग गई अर्बन स्टडीज की ओर, और इसको डिसूजा ने 74 में अपनी किताब में बताया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या रहा? वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर अलग था,
मैंने आपको बताया था क्या सब्जेक्ट मैटर था। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या रहा, मतलब 1971 के सेंसस के आने के बाद से जब दिखाई देता है कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, अर्बन ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है, तो अब बाढ़ आ जाती है अर्बन सोशियोलॉजिस्ट की, और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर बदल जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। इस पे लोग स्टडी करते हैं कि जो ग्रामीण शहरी प्रवासी हैं उनके बीच क्या क्या समस्याएं हैं, उस पे लोगों की स्टडी है। अर्बन डेवलपमेंट पे लोगों की स्टडी है, ठीक है। और किस पे स्टडी है मैं और बताऊंगी, और किस पे है, अर्बन डेवलपमेंट पे, डेमोग्राफी पे, नेबरहुड्स पे, स्लम, स्ट्रैटिफिकेशन, एजुकेशन, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड मूवमेंट, किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ये सारे अब सब्जेक्ट मैटर हो जाते हैं 1971 के बाद। 1971 के बाद से जब अर्बन स्टडीज़ बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती है तो हम स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। कहाँ पर, शहरों में स्ट्रैटिफिकेशन, शहरों का नेबरहुड, शहरों की डेमोग्राफी, शहरों में किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको किसने मेंशन किया है, एमएसए राव ने अपने 1982 में राइटिंग्स में ये चीज़ें बताई हैं। तो और 1970 के बाद से किसके किसके वर्क सामने दिखाई देते हैं, मतलब कौन से सोशियोलॉजिस्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, तो हमें घोष, डिमॉक एंड इंडेन, हैम्बली, किंग, सबरवाल, इन लोगों की स्टडी दिखाई देती है 70s के बाद। देखिए ना मैं कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1919 से मैंने उठाया और फिर कैसे कैसे दौर से मैं आगे बढ़ी हूँ। Many well-known slum studies were also conducted during this period. मतलब after 1970 or we can say that in between the 1970s to 80s और 90s बहुत सारे स्लम स्टडीज भी हुए हैं, लाइक देसाई एंड पिल्ले का स्लम स्टडीज हुआ है, वेबे का हुआ है, डिसूजा का हुआ है। डिसूजा को भी हमने पढ़ाया, विक्टर एस डिसूजा, उन्होंने स्लम पे स्टडी किया है, स्लम मार्जिनलिटी पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे काम शुरू होते हैं। डेमोग्राफिक स्टडीज ऑफ टाउन एंड सिटीज हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द सेंसस रिपोर्ट एंड नेशनल सैंपल सर्वे। बहुत सारे सैंपल और नेशनल सैंपल सर्वे और सेंसस रिपोर्ट ये सब भी बनना शुरू होते हैं। आगे फिर देखते हैं हम लोग, ब्रश, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि किंग्सले डेविस, आशीष बोस, सोवानी, ये सब थिंकर्स भी आते हैं और जिन्होंने अर्बन स्टडीज की तरफ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। किंग्सले डेविस, आशीष बोस, सोवानी एंड अदर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अर्बन डेमोग्राफिक एनालिसिस। एटलीस्ट इसको पूरा पढ़ने से आप समझ तो जाएंगे ना कि कौन कौन अर्बन सोशियोलॉजिस्ट रहा है। They basically try to analyze the magnitude and scale of urbanization in our country. हमारे देश में क्या गति है अर्बनाइजेशन की, इसको स्टडी करने के लिए बेसिकली डेविस, आशीष बोस और सवानी का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। आगे आते हैं डिसूजा ने 1980, डिसूजा को हम लोग पढ़े रेफरेंसेस में, अब मैं डिसूजा की प्योर राइटिंग्स को बता रही हूँ कि डिसूजा इन 1985 found that the studies conducted during the period of 1950s, 60s and 70s were based on empirical method but the scientific methods were still lacking। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माना जाएगा, डिसूजा ने ये पॉइंट किया कि 1950s के दौर में, जैसा हम लोगों ने पीछे देखा, 60s के दौर में, 70s के दौर में, जो भी मैं एक दौर आपको बताई हूँ, उन सब दौर में अर्बन स्टडीज हुआ, इवन इम्पीरिकल वर्क भी हुए। इम्पीरिकल वर्क हम किसको कहते हैं, व्हेन वी गो टू फील्ड एंड स्टडी, जब हम फील्ड में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पीरिकल मैथड, वो भी हुआ। बट स्टिल साइंटिफिक मैथड्स वर लैकिंग इन दीज स्टडीज। यहाँ पर देखा गया कि साइंटिफिक मैथड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो मेथड होता है, जो साइंटिफिक तरीके होते हैं रिसर्च करने के लिए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो 50s, 60s और 70s के दौर के स्टडी में नहीं दिखाई देते, क्योंकि उसके बाद से ही
कहा जाता है ना कि रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो की। उस समय रिसर्च मेथोडोलॉजी उतनी रिच भी नहीं थी। After 1980s, a remarkable growth in urban studies seen and mainly focuses on the pattern and trends of urbanization, migration, studies social problems in urban areas, which were conducted by many great scholars. पर 1980s के बाद से एक रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई देता है अर्बन स्टडीज़ का, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, जिसमें कि हम नगरीकरण के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, कुछ सोशल प्रॉब्लम जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है उसका हम स्टडी करते हैं। और उसमें ये सारे थिंकर लोगों ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें मिश्रा एंड गुप्ता, MSA राव, झा, कालदाते, संधू, RN राव, दास, देसाई, पुरेवाल एंड लोबा एंड दास, इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, ये तो पूरा मैंने बताया कि आपको अर्बन स्टडीज का क्या डेवलपमेंट रहा। ओके, अब हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये भी पढ़ाऊंगी कि ये रहा, ये दिख नहीं रहा था मुझे, कुछ मैं यहाँ पर ऑथर्स के नाम ली हूँ और बेसिकली उनके बुक्स के नाम ली हूँ और रिसर्च पेपर के नाम ली हूँ। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से माइंड पे, एक तरफ ऑथर के नाम है और एक तरफ उनकी स्टडीज़ है। जैसे ए घोष, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ए घोष, इनका जो स्टडी है द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया। MSA राव का वर्क है ट्रेडिशनल अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन। एडवर्ड C डिमॉक एंड रॉबर्ट B इंडेन, इनका जो बुक है वो है द सिटी इन ब्रिटिश प्री ब्रिटिश बंगाल। मतलब बंगाल में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उस समय वहाँ शहरों का क्या रूपरेखा था। बेसिकली डुमॉक और इंडेन ने ये स्टडी करने की कोशिश की है, कहाँ पर, बंगाल में। ठीक है, और इनकी बुक आती है 1970 में। डेविड हैम्बले का जो वर्क रहा है वो सिटीज ऑफ मुगल इंडिया, मतलब कि मुगल काल में शहर कैसे रहे होंगे भारत के। देखिए, आपको किसी भी तरह के स्टडीज करनी हो ना अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड, एंशियंट इंडिया में कैसे सिटीज रहे होंगे, मिडिवल इंडिया में कैसे सिटीज रहे होंगे, प्री ब्रिटिश रूल में कैसे सिटीज रहे होंगे, पोस्ट ब्रिटिश रूल में कैसे सिटीज होंगे, सब पे काम हुए हैं। हमीदा खातून नकवी, इन्होंने क्या काम किया है, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सेंटर्स अंडर द मुगल काल में कैसे अर्बनाइजेशन का ट्रेंड रहा और अर्बन सिटीज या सेंटर्स कैसे रहे, उस पे इनका काम है। इसी तरह एंटोनी D किंग है, इन्होंने क्या काम किया है, कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट, कल्चर, सोशल पावर एंड इन्वायरमेंट, ये इनका वर्क का है टाइटल। इन्होंने बेसिकली दिल्ली शहर का कैसे इवोल्यूशन हुआ उस पे इन्होंने काम किया है। कब, ब्रिटिश रूल में। एग्जामिन्स द इवोल्यूशन ऑफ दिल्ली अंडर ब्रिटिश रूल, इंपॉर्टेंट है ना। सतीश सबरवाल का भी नाम बहुत ज़्यादा आता है अर्बन स्टडीज़ में। इन्होंने, इनकी जो बुक है वो है इंडियन अर्बनिज्म अ सोशियो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सोशियो पर्सपेक्टिव क्या है। इंडियन अर्बनिज्म का, अर्बनिज्म हम जानते हैं इट इज़ कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका जो होता है वो अर्बनिज्म होता है। उस पे इनका स्टडी है। और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लास्ट में और है, वो है मीरा कोसाम्बी का। मीरा कोसाम्बी ने 3 कॉलोनियल सिटीज इन इंडिया में 3 कॉलोनियल पोर्ट सिटीज पे काम किया है। प्लीज पोर्ट मत भूलिएगा, पोर्ट मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे के शहर होते हैं, उस पे इनका काम है। बेसिकली मेड्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये तीनों पोर्ट सिटीज हैं। अब चेन्नई हम बोलते हैं ना, उस टाइम पे मेड्रास बोलते थे। मेड्रास, बॉम्बे एंड अब कोलकाता बोलते हैं कैलकाटा, इसलिए मेड्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये 3 पोर्ट सिटीज थे। कौन से पोर्ट, कॉलोनियल पोर्ट। जब ये कॉलोनिज्म रहे होंगे, यहाँ पर ब्रिटिश शासन रहा होगा, उस टाइम पे इन सिटीज की क्या मॉर्फोलॉजी थी, ठीक है, उस पे पूरा ये अध्ययन है मीरा कोसाम्बी का। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है कि पूरा अर्बन स्टडीज़ के क्या
ग्रोथ रहे हैं, कैसे रहा है हमारा अर्बन स्टडीज़, आप पूरा अच्छे से समझ लिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और अगर कोई इशू होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस स्टेज पे आपको समझ में नहीं आया है। तो अब यहीं पर हम इस वीडियो को रोकते हैं और फिर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।